क्या होता है? नो मैम, अभी किया नहीं इसलिए मैम पता नहीं। कोई भी चीज इन्वेस्ट करके उसके आगे प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कमाते हैं तो वो हमारा क्या होता है? इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाना उसे बिजनेस कहते हैं। या मतलब कोई भी काम आप स्टार्ट करो, किस पर्पज से करो जी, हमें इससे प्रॉफिट कमाना है, हम उसे क्या कहते हैं? ये क्या है? बिजनेस। बीबीए वाले बताएंगे, आमिर बताएगा। आमिर, बिजनेस क्या होता है? आमिर, आवाज अभी अभी आई है सामने। आमिर को आवाज ही नहीं आई क्या? जी हाँ, बिजनेस क्या होता है? जी हाँ। अच्छा बच्चे, बिजनेस बेसिकली क्या होता है? हमने कहा कोई भी काम आप स्टार्ट करो जिसका पर्पस क्या हो, नफा कमाना हो। हम इसीलिए स्टार्ट करें कि हमने इससे प्रॉफिट कमाना, उसे हम क्या कहते हैं? ये हमारा क्या है? बिजनेस है। बिजनेस में लेकिन हम एक और टर्म ऐड कर देते हैं कि बिजनेस उसे कहते हैं कि जो लीगल भी हो, जो काम कोई आप कर रहे हो लेकिन वो लीगल भी हो और इसका पर्पस भी नफा कमाना हो, तो हम कहते हैं ये हमारा बिजनेस है। लीगल एक्टिविटी बेसिकली होनी चाहिए। अगर एक्टिविटी हमने कहा लीगल नहीं है तो हम कहेंगे ये हमारा बिजनेस नहीं है। आवाज क्लियर आ रही है? इशू तो नहीं आ रहा आवाज में आप लोगों को? नो मैम। नो मैम, सही हो गया। हाफिजैन का मैक बंद करवा दे बस। मैं किनकी आवाज आ रही है माइक में? किनका ऑन है? अच्छा, जिनका माइक ऑन है प्लीज वो ऑफ कर ले अपना माइक। चलें जी, हमने कहा बिजनेस क्या है? कोई भी लीगल एक्टिविटी, काम लीगल होना चाहिए जिसका पर्पस क्या हो, हम प्रॉफिट कमाना हो। इसी नियत से स्टार्ट करें कि इससे हमने प्रॉफिट कमाना, उसे बिजनेस कहते हैं। आप अगर कोई ड्रग्स का काम कर ले और वो कहेगी जी ये तो मैंने इसलिए स्टार्ट किया, मैं इससे प्रॉफिट कमाऊंगा, तो ये मेरे लिए बिजनेस हुआ। हमने कहा बिजनेस की डेफिनेशन ये कह रही है कि वो लीगल भी होना चाहिए था। ऑब्वियसली ड्रग का काम क्या है? इलीगल है, तो हमने कहा इसको बिजनेस नहीं कहेंगे। अगर कोई लीगल है, हमें लॉ परमिट करता है कि आप ये काम कर सकते हो और हम इसलिए कर रहे हैं कि प्रॉफिट कमाएंगे, तो वो हमारे लिए बिजनेस है। अच्छा, अब बात करते हैं सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती है। ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली कहते हैं कि लोगों की अरेंजमेंट, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट बेसिकली, जो हम कोई स्पेसिफिक पर्पस अचीव करने के लिए कर रहे होते हैं। जब दो या दो से ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, काम स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट क्यों करते हैं? कि कॉमन पर्पस या गोल को अचीव करने के लिए। जैसे सपोज आपने, हमने कहा आप में से 3-4 फ्रेंड्स इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा जी हमने स्टार्ट करना है जी। सपोज आपके कॉलेज की बात कर लेते हैं। आपके कॉलेज वालों ने कहा जी हमने कॉलेज स्टार्ट करना है। आपकी मैनेजमेंट इकट्ठी होगी जी, हम एक नया कॉलेज स्टार्ट करते हैं, लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट्स को। अब उन्होंने, हमने कहा ये वो काम, वो एक शख्स तो कॉलेज स्टार्ट नहीं कर सकता था ना ही वो सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता था। अब कॉलेज स्टार्ट करने के लिए उन्हें डिफरेंट चीजें भी चाहिए थी। उन्हें जमीन चाहिए थी, बिल्डिंग बनानी थी, उसके लिए फर्नीचर भी चाहिए था, फिर उन्हें स्टाफ भी रिक्वायर्ड था, मैनेजमेंट के लिए स्टाफ भी रिक्वायर्ड था, उन्हें टीचर्स भी रिक्वायर्ड थे और जैनिटोरियल स्टाफ भी रिक्वायर्ड था। अब ये वो डिफरेंट चीजें थी जो सारी उन्हें रिक्वायर्ड थी, और पर्पस क्या था कि हम ये सारी चीजें इकट्ठी करेंगे, मिलके काम करेंगे। क्या मेन पर्पस था? एजुकेशन प्रोवाइड करना। पर्पस उनका क्या था? अब एजुकेशन प्रोवाइड करना। इस काम के करने के लिए हमने कहा डिफरेंट लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। बेसिकली कोई भी पर्पस हो आप लोगों का, आप अचीव करने के लिए, हमने कहा जब लोग इकट्ठे होते हैं, काम स्टार्ट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन है। दो लोग भी मिलकर काम कर सकते हैं, हमने कहा ये दो या दो से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, तो उसे हम ऑर्गेनाइजेशन का नाम देते हैं। अब अगर आप में से दो फ्रेंड्स इकट्ठे हो जाएंगे, उन्होंने कहा जी हमने मिलकर पार्टी करनी है, और पार्टी करने के लिए हम सारे फंड्स इकट्ठे करेंगे, पैसे लेंगे, अपने दोस्तों से पैसे लेंगे और ये काम स्टार्ट करेंगे। हमारा मेन गोल क्या है? पार्टी करना और उसके लिए फंड्स इकट्ठे करना। अब आप लोगों का गोल तो है, हमने कोई ना कोई किसी पर्पस के लिए इकट्ठे हो रहे हो ना आप दो लोग मिलके, लेकिन हमने कहा कि क्या मतलब वो जो आप लोग इकट्ठे हुए हो उसे हम ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दें कि ना दें? कि आपका मेन गोल तो आप लोगों का है, कॉमन गोल है कि हम सब ने मिलके पार्टी अरेंज करनी है और उसके लिए हमें फंड्स इकट्ठे करने हैं। तो आप में से 2 लोग या 4 लोग सपोज इकट्ठे हो गए। आप मुझे ये बताएं कि अब जो आप लोगों की इकट्ठे होकर आपने काम स्टार्ट किया है, आपने फ्रेंड्स से पैसे कलेक्ट करने स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप कहोगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है कि क्या कहोगे उससे? एनीवन, कोई भी बताए बच्चे।
आमिर बताएगा। हाँ मेरे साथ नेट ही चला जाना मेरे साथ ही। जी आवाज नहीं आई आपकी मुझे। मैंने कहा उसका नेट चला जाना साथ ही अब। समझ बिल्कुल नहीं आई। अब्दुल रहमान मुझे आप बताओ। बुरहान मुझे पार्टिसिपेट करें ना, दरमियान में टीचर क्वेश्चन कर रहा है। जी मिस क्या बताना है? जस्ट फोर मैंने ऑर्गेनाइजेशन की समझ आई है, मैंने बताया ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, उसकी समझ आ गई है। हाँ जी ऑर्गेनाइजेशन की आ गई है समझ। अच्छा अब बताएं, मैंने पूछा कि आप लोगों ने पार्टी अरेंज करनी है, आप लोग कुछ फ्रेंड्स इकट्ठे हुए, 4 लोगों ने कहा चलो सबसे पैसे कलेक्ट करते हैं और ना पार्टी अरेंज करते हैं। अब बताओ आप लोग जो 4 लोग इकट्ठे हुए, कॉमन पर्पस ये है पार्टी करनी है मिलकर। अब आपने काम स्टार्ट कर दिया, अब आप लोगों की ये जो आप इस ग्रुप को जो आप लोगों का बने, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे सकते हैं? नहीं मैम। हम इससे ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं दे सकते। बेसिकली हमने ये तो कह दिया कि डेफिनेशन में 2 या 2 से ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे और मिलकर किसी कॉमन पर्पस के लिए, कॉमन गोल के लिए काम करेंगे तो उसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। लेकिन हमने कहा ऑर्गेनाइजेशन में 4 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं कि अगर किसी जगह पे कोई लोग इकट्ठे हुए हैं और ये 4 फीचर्स मौजूद है तो फिर हम इसे ऑर्गेनाइजेशन का नाम देंगे, अदरवाइज हम उसे ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं दे सकते। सबसे पहला जो मेन कंपोनेंट है वो है टास्क। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो बनती है उसका बनाने का कोई ना कोई पर्पस होता है, कोई ना कोई मकसद होता है। जैसे सपोज हमने बात की कि आप लोगों का कॉलेज ये बना था, कॉलेज बनाने का मेन पर्पस क्या था? आप लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना। कोई भी जब लोग इकट्ठे होते हैं ना किसी पर्पस के लिए इकट्ठे होते हैं ना, तो वो जो पर्पस होता है बेसिकली उसे हम कहते हैं ये टास्क है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मेन कंपोनेंट एक होना चाहिए, हमने कहा उसमें टास्क होना चाहिए। अगर उसका कोई पर्पस नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, 2-4 लोग वैसे ही इकट्ठे हो गए जी चलो जी काम स्टार्ट करते हैं, क्यों स्टार्ट करते हैं जी? वैसे ही कर लेते हैं, मैं तो दिल कर रहा है थोड़ा सा काम कर ले। मेन पर्पस उनका कुछ भी नहीं काम करने का, मतलब वो एवं आगे इकट्ठे हो गए मिलकर, 4 दोस्त बैठे हुए थे चले वैसे ही काम स्टार्ट कर लेते हैं। हमने कहा उनका पर्पस अगर नहीं होगा तो हम उसे ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहेंगे। सेकेंड थिंग कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एक और मेन कंपोनेंट होता है वो होता है लोग, पीपल। ऑर्गेनाइजेशन चलती ही लोगों से है। आप लोगों ने जैसे भी हमने कहा लोग इकट्ठे होंगे, जब लोग ही काम करेंगे वही डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, जिसे हम वर्कफोर्स भी कहते हैं, ये ह्यूमन पार्ट भी कहते हैं। 2 या 2 से लोग ज्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं, अब क्यों इकट्ठे हुए हैं? हमने कहा उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट काम परफॉर्म करने हैं। जैसे आपके कॉलेज की अभी उसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं, हमने कहा कि 4 लोग इकट्ठे मिलकर कॉलेज बनाते हैं। अब क्या शख्स कौन क्या काम परफॉर्म करेगा? हमने कहा जी एक कहेगा जी मैं बनूंगा जी प्रिंसिपल बनूंगा, दूसरा कहेगा जी हम जो टीचर्स वगैरह रखेंगे उनको मैं डील कर लूंगा, थर्ड वन कहेगा जी ठीक है दूसरे जो स्टूडेंट से रिलेटेड इशू है इनको मैं डील कर लूंगा। अब उन्होंने सबने काम डिफाइन कर लिए, ये लोग हैं बेसिकली जो काम ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन जो होती है लोगों से ही बनती है। अगर लोग नहीं होंगे हमने तो काम नहीं होगा, लोग काम नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का तो कोई वजूद ही नहीं होगा ना, चाहे आपका पर्पस है या नहीं है। लेकिन आपके पास अगर काम करने के लिए लोग ही नहीं है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का कोई मकसद नहीं होगा। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर लाजमी होना चाहिए। अब स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है? लोगों की अरेंजमेंट। लोगों की अरेंजमेंट किन वे में कि कौन सा शख्स क्या काम परफॉर्म करेगा और कौन किसको रिपोर्ट कर रहा होगा। जैसे आपके कॉलेज में सबसे मेन अथॉरिटी किसकी होती है? हमने कहा चेयरमैन या प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल के नीचे कौन काम कर रहा है? हमने कहा वाइस प्रिंसिपल काम कर रहे हैं। वाइस प्रिंसिपल के नीचे कौन काम कर रहा है? हमने कहा मैनेजमेंट स्टाफ काम कर रहा है। मैनेजमेंट स्टाफ के नीचे कौन लोग काम कर रहे हैं? हमने कहा टीचर्स वगैरह भी नहीं रखे हुए हैं, स्टूडेंट के मैटर भी डील कर रहे हैं। दूसरा जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनको भी डील कर रहे हैं। ये बेसिकली स्ट्रक्चर बना हुआ है, कौन सा शख्स टॉप पे बैठा हुआ है, कौन सा शख्स उसके नीचे बैठा हुआ है और कौन सा उससे नीचे काम कर रहा है। इसका मतलब ये भी बता रहा है ना कौन सा शख्स किसे रिपोर्ट करेगा। अगर टीचर्स वगैरह को कोई मसला होगा तो वो मैनेजमेंट को कहेंगे, मैनेजमेंट वगैरह उस इशू को डील करेंगे वाइस प्रिंसिपल के साथ, वाइस प्रिंसिपल डील करेगा चेयरमैन या प्रिंसिपल के साथ। बेसिकली ये स्ट्रक्चर है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसके अंदर काम कर रहा होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में लोगों का स्ट्रक्चर भी होता है बेसिकली। फिर जो सबसे मेन एक और कंपोनेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है वो है टेक्नोलॉजी। बेसिकली ये क्या होता है? ये प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप अपने इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफर कर रहे होते हो।
या सर्विस या प्रोडक्ट दे रहे होते हैं। जैसे आपके कॉलेज वाले आपको सर्विस दे रहे हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, किस प्रोसेस के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं जी? आपके इन्वॉल्वमेंट करते हैं, स्टूडेंट कॉलेज मेंटर होते हैं, टीचर्स हायर करते हैं, टीचर्स आपको लेक्चर डिलीवर करते हैं, लेक्चर इंफॉर्मेशन मिल रही होती है, आपको सर्विस डिलीवर कर रहे होते हो। तो ये पूरा प्रोसेस जैसे चल रहा है, सारे प्रोसेस को कहते हैं टेक्नोलॉजी। तो किसी भी अगर लोगों के अरेंजमेंट है उनमें ये जब तक ये 4 कंपोनेंट नहीं होंगे हम उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं देंगे। यानी उनका पर्पस होना चाहिए, वहां पे लोग होने चाहिए, लोगों की अरेंजमेंट प्रॉपर्ली होनी चाहिए कि कौन कौन करेगा, और टेक्नोलॉजी बेसिकली प्रोसेस वगैरह उनका कैसे चलेगा। ऑर्गेनाइजेशन में किसी को कोई मसला, ऑर्गेनाइजेशन की समझ आ गई बच्चे, है ना? राइट मत करें। ऑर्गेनाइजेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम कंपोनेंट्स में या ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन में? क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। सबको क्लियर है बच्चे? BSCS वालों को भी क्लियर है? किसी को कोई मसला? नो मैम। अच्छा बच्चे, अब आते हैं हमारे मेन सब्जेक्ट की तरफ, जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब बेसिकली जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ना, ये 3 वर्ड से मिलकर बना है। एक है ह्यूमन, सेकंड वन इज रिसोर्स एंड थर्ड वन इज मैनेजमेंट। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमंस क्या होते हैं। आप लोगों में से कोई बताए ह्यूमन किसे कहते हैं? ये जितने भी लोग जाके लेक्चर ले रहे हैं, सारे क्या हैं? ह्यूमन। जिसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं होमो सेपियंस या सोशल एनिमल्स, हमने कहा ये सारे के सारे ह्यूमंस हैं। सेकंड वर्ड हमारे पास आता है रिसोर्स। रिसोर्स क्या होते हैं? बीबीए वाले आप लोगों ने तो पढ़ा हुआ है ना, रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्स क्या होता है? जराए। थोड़ा एलेबोरेट करें ना उसे। जराए तो होते हैं, जराए नहीं होते, वो सोर्स होता है। रिसोर्स डिफरेंट होता है। आमिर बताएगा। जी हाँ, मैम मेरे ख्याल से इन्होंने भी नहीं पढ़ा हुआ। इन्होंने पढ़ा हुआ है, रिसोर्स इन्हें में वैसे सके याद नहीं आ रहा। अच्छा बच्चे, रिसोर्स रिसोर्स होते हैं वैल्यूएबल चीजें, जो किसी भी कंपनी के पास या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास जो वैल्यूएबल चीजें होती हैं जिनको वो यूज करके अपना पर्पस अचीव कर सकते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन की हमने बात की थी, हमने कहा उसका पर्पस क्या था? कोई भी जो, जैसे आपके कॉलेज की बात करें, आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना उनका मेन पर्पस था। अब उनके पास रिसोर्सेज क्या क्या है? हमने कहा उनके पास लैंड है, उसके ऊपर बिल्डिंग भी बनी हुई है, फर्नीचर भी है उनके पास टीचर्स भी हैं, उनके पास स्टाफ भी है मैनेजमेंट का, ठीक है, उनके पास स्टूडेंट से रिलेटेड तमाम डाटा भी है। तो ये सारा उनके पास बेसिकली क्या है? ये सारे उनके पास रिसोर्स हैं। ये सारी चीजें या रिसोर्सेज को यूज करेंगे और आपको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास डिफरेंट तरह के रिसोर्स हो सकते हैं। वो फिजिकल भी हो सकते हैं, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, अभी कॉलेज की बात करें फर्नीचर वगैरह हो गया, ये फिजिकल रिसोर्स है। फिर उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्स भी हो सकते हैं, मनी वगैरह, आप लोग जो फी वगैरह देते हो वो भी उनके पास क्या, वो एक तरह का रिसोर्स है, वेरिएबल चीज है उनके पास। टेक्निकल रिसोर्स भी हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह उनके पास जो है, जिसके MS एक्सेस हो गया, मतलब आपकी इंफॉर्मेशन को मैनेज कर रहे हैं। इंफॉर्मेशनल रिसोर्स, आप लोगों को जितना भी डाटा है वो भी उनके पास क्या है? रिसोर्स ही एक तरह का। फिर हमने कहा और सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट रिसोर्स होता है वो होता है ह्यूमन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, यानी जो लोग उनके पास है, जो एम्प्लॉय उनके पास काम कर रहे हैं, हम एज अ टीचर उनके लिए रिसोर्स है, उनका जो स्टाफ है मैनेजमेंट का वो भी उनके लिए रिसोर्स है। हमने कहा ये तमाम रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं? यूज करती हैं और इससे अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने की कोशिश करती हैं। रिसोर्स क्लियर हो गया? मैम फिलहाल तो ऊपर ऊपर से गुजरा हमारे। क्या नहीं आया? वो तो समझ कहाँ से नहीं आया? वैसे रिसोर्स समझ में आ गया। रिसोर्स समझ में आ गया, ह्यूमन भी समझ में आ गया। जी मैम। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट क्या होती है वैसे बताएं आप लोगों ने? किसी ने तो कोई वर्ड सुना होगा ना, मैनेज जी, मैं फलानी चीज को मैनेज कर रहा हूँ। मैं पहले कोई कहीं ना कहीं तो ये वर्ड सुना ही होगा मैनेजमेंट का। कोई आइडिया? यस मैम, मैम अभी किसी भी मैंने काम सुना को है। परफॉर्म करने के लिए कुछ इंसानों की ड्यूटी लगाई जाती है जो उसे परफॉर्म करें सही तरीके से, नजर रखते हैं। और क्या वो सिर्फ काम मैनेजमेंट ड्यूटी के लगाने पर्सन का होते हैं। खत्म हो जाता है?
क्या? मतलब काम जैसे आपने कहा ना हमने ड्यूटी लगा देते हैं, तो अगर आपका क्वेश्चन ये राइज होता है ना कि क्या हमने जब उनका काम ड्यूटी लगा दी आपने ये काम करना है, क्या काम वहां पर खत्म हो जाएगा जी? हमने ड्यूटी लगा देना काफी होता है कि बाद में उसको चेक करना भी नहीं जरूरी होता है कि उन्होंने वो नहीं काम मैम, ऐसे किया करना है है कि नहीं करना है वो मैम, काम वो करवाना है आगे से। करवाना रहता है। बेसिकली मैनेजर्स, आप किसी कंपनी में जाओ तो मैनेजर्स क्या कर रहे होते हैं, हम कहते हैं ये पुत्तों के काम नहीं कर काम रहे, तो क्या करवाते हैं, बेसिकली कर रहे होते हैं वो आपसे काम करवा रहे होते हैं। करवाते हैं। मैनेजमेंट में बेसिकली आप क्या करते हो, सबसे पहले आप प्लान करते हो, चीजें बनाते हैं ना। हमने जैसे सपोज अभी हमने कहा आप लोगों ने कॉलेज में तो कोई पार्टी अरेंज करनी हो, सबसे पहले प्लानिंग करोगे ना, क्या कितनी बड़ी पार्टी अरेंज करेंगे, कितने फंड्स रिक्वायर्ड होगा, कौन कौन शख्स आएगा पार्टी में, हमारा मेन्यू क्या होगा, ये सारी चीजें डिसाइड करते हो ना पहले। फ्रेंड अगर सपोज कॉलेज में करनी है तो आप ये सारी चीजें डिसाइड करोगे कि नहीं करोगे? कोई रिस्पॉन्स नहीं। करेंगे ऑब्वियसली डिसाइड करोगे जब आप करेंगे मैम, करेंगे। आप डिसाइड कर रहे हो ना कि ये काम हमने करना है, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप प्लानिंग कर रहे हो जी हम ये काम परफॉर्म करेंगे कैसे, कितने फंड्स रिक्वायर्ड है। सपोज हमने कहा जी मैं 5000 रिक्वायर्ड है, हमने कॉलेज क्लास वालों में मिलकर पार्टी करनी है, ठीक है। अब किस किस को बुलाना है, ऑब्वियसली पूरी क्लास आएगी, क्या हम टीचर्स को भी बुलाएंगे, ये भी डिसाइड करोगे कि नहीं करोगे। फिर ये हम ये डिसाइड करते हैं मेन्यू क्या होगा, ठीक है। अब हमने कहा कि आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप प्लान आउट कर रहे हो, सीधा प्लानिंग कर रहे हो। अब नेक्स्ट काम क्या आता है, अगला आप लोगों का क्या काम होगा। अब जिस आप सब बच्चों को होगा जी पैसे लेके आओ, सबको पैसे बताओगे कि नहीं बताओगे जी, सारे बच्चे पैसे लेके आओ, इकट्ठे करोगे पैसे कि नहीं करोगे। अभी तो प्लानिंग की थी कितने पैसे रिक्वायर्ड हैं, हर बच्चा कितने पैसे लेके आएगा, उससे पैसे मांगोगे कि नहीं मांगोगे। करेंगे मैम, करेंगे। ऑब्वियसली अब उसको कहोगे पैसे लेके आओ, या आप क्या कर रहे हो। अच्छा पैसों के अलावा हमने कहा हो सकता है मैं कुछ और चीजें भी रिक्वायर्ड होगी, सपोज हमने तो साथ में ना कोई प्ले भी करना है, तो कौन सा शख्स क्या प्ले करना है जी, हम कोई सपोज ड्रामा प्ले कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा शख्स क्या रोल प्ले करेगा वो भी आप डिसाइड कर लोगे। जब आप ये काम कर रहे हो ना, आप सारे बच्चों से सारी चीजें इकट्ठी कर रहे हो, तो आप क्या अगला स्टेप परफॉर्म कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो, चीजों को इकट्ठी कर रहे हो, जो जो रिसोर्स चाहिए, जो जो चीजें चाहिए उनको इकट्ठी कर रहे हो। फिर नेक्स्ट काम क्या आएगा आप लोगों का, अब आपने ये डिसाइड करना है पैसे जमा किसको कराने हैं, प्लानिंग तो कर ली, अब किस पे ज्यादा यकीन है, किसको पैसे जमा कराएं पार्टी के लिए। हमने कहा आप एक शख्स डिसाइड कर दोगे, सपोज आप सीआर डिसाइड कर लेते हो, ये हम सीआर को सारे बच्चे पैसे जमा कराएंगे, ठीक है, वो हमारे सारे पैसे रखे जमा करेगा जी। सामान कौन लेके आएगा जी, जो खाने पीने के लिए चीजें हैं वो कौन लेके आएगा, हमने कहा किसी और शख्स की ड्यूटी लगाएंगे, तुमने ये सामान लेके आना है। अब हमने कहा, हमने ये कहा था हमने ड्रामा भी प्ले करना है, तो कौन सा शख्स क्या करेक्टर प्ले करेगा उस ड्रामे में, वो भी आप डिसाइड करोगे। यानी अब आप लोग सुनोगे कि कौन सा शख्स क्या काम परफॉर्म करेगा, तो आप क्या कर रहे हो, तो बेसिकली स्टाफिंग कर रहे हो, तो लोगों को हक रख रहे होते हो जी कौन सा शख्स क्या काम परफॉर्म करेगा। क्लियर हो गया, आपने प्लान भी कर लिया, चीजें भी इकट्ठी कर ली, लोगों को भी बता दिया जी तुमने क्या क्या काम परफॉर्म करना है और किसने क्या क्या करना है और किसने किसको बताना है। फिर क्या अगला काम करेगा, ऑब्वियसली आप लोगों का कोई ना कोई हेड भी होगा, लीडर भी होगा जी, जिसको हम सारे, अगर कोई मेरी बात नहीं मान रहा तो मैं उसको जाकर कहूंगा जी ये मेरी बात नहीं मान रहा, मैंने इसको कहा था तुम खाने पीने की चीजें लेके आओगे, ये लेके नहीं आया, ये सामान ही नहीं लेके आया, तो किसको कहूँ, किसको इसकी जाके शिकायत लगाऊं। ऑब्वियसली हमने कहा जिसको हमने पैसे जमा कराए हैं, आप सीआर कह लो, या अपना सपोज अगर आपका कोई टीचर आपको लीड कर रहा है तो उसको बताओगे जी ये फलाना बंदा मेरी कोई बात नहीं मान रहा। जैसे आप लोग प्रेजेंटेशन करते हो, असाइनमेंट बनाते हो, ग्रुप असाइनमेंट होती है, तो अगर एक जो पार्टिसिपेंट आपका वो काम नहीं कर रहा, तो आप लोगों का ग्रुप लीडर को करते हो ना कि इसने, मैंने इसको कहा था उन्हें अपने हिस्से का काम करके लाना, ये काम नहीं करके लाया, या आप अपने टीचर को कहते हो जाके जी सर ये हमारे ग्रुप का मेंबर है लेकिन ये काम परफॉर्म नहीं कर रहा, इसको ग्रुप से निकाल दो। ऑब्वियसली किसी ना किसी को शिकायत करने के लिए भी कुछ चाहिए होता है, तो हम कहते हैं हमारा एक लीडर होता है। अब सारा काम भी हमने डिसाइड कर लिया कैसे करना है, हमने लोग भी हायर कर लिए, हमारा एक लीडर भी है। अब यहाँ तक बात खत्म नहीं, जैसे काम परफॉर्म होना भी स्टार्ट हो गया। अगला जो मेन काम हमारे पास आता है, हमने कहा यहाँ तक बात खत्म नहीं हो जाती, अब हमने एक्चुअल में ये देखना होता है कि क्या काम वैसे ही हुआ है, क्या उतने ही पैसे इकट्ठे हो गए थे जितने हमने प्लान किए थे, क्या जिस शख्स को मैंने काम करने का कहा था क्या वो जैसे खाने पीने की चीजें लेके क्या उसने वो काम किया है, वो भी चेक करना है ना। वो हो सकता है कि पार्टी स्टार्ट होगी वो अभी तक खाने पीने की चीजें लेके आया ही नहीं हो, पता चला जी वो तो कहीं लाहौर का था, लाहौर में रहता, लाहौर में है लेकिन पीछे किसी गुजरावाला से बिलोंग करता था, वो तो वापस चला गया, वो तो पैसे सारे साथ ही ले गया। तो जब तक आपको क्या करेगा, आप वेरीफाई नहीं करोगे कि एक्चुअल में जो प्लान किया था काम वैसे हुआ है कि नहीं हुआ, तो हमने कहा हो सकता है कि जो आपकी, जब अगर सपोज वो वापस चला गया तो आपकी पार्टी तो होगी ना कैंसिल, सारे पैसे तो लेके वो चला गया। तो चीजों को देखना भी होता है कि जैसे प्लान किया क्या काम वैसे ही हो रहा है कि नहीं हो रहा। बेसिकली ये सारा काम हम मैनेजमेंट में कर रहे होते हो, प्लानिंग कर रहे होते हो, चीजों को इकट्ठी कर रहे होते हो, लोगों को हायर कर रहे होते हो।
उनको लीड कर रहे होते हो और बाद में एट द एंड क्या कर रहे होते हो, आप वेरीफाई भी कर रहे होते हो, ये भी देख रहे होते हो कि जैसे प्लानिंग की थी काम वैसे परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। और ये जो प्लान, ये चेकआउट करना ना कि प्लान के अकॉर्डिंगली काम हो रहा है, ये फंक्शन हम कंट्रोलिंग में कर रहे होते हैं। ये बेसिकली 5 मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं जो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। यहाँ तक किसी को कोई मसला मैनेजमेंट में? नो मैम। क्लियर है? अच्छा, अब बात करते हैं, ये तो हमने 3 डिफरेंट टर्म्स की बात की ना कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन 3 टर्म से मिलकर बना है, एक ह्यूमन से, एक रिसोर्स से और एक मैनेजमेंट से। अब अगर इसको इकट्ठा डिफाइन करें कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होती क्या है, अब हमने कहा मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस याद रखने हैं, एक प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग है, जो हमने डिसाइड कर लिया। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? बेसिकली लोगों को मैनेज करना। ह्यूमन हमने कहा था लोग हैं, जो अब अभी सपोज जैसे आगे किसी ने कहा कि यहाँ पे जो सारे बैठे हुए हैं वो सारे सारे लोग हैं ह्यूमन है, तो उनको मैनेज करने को हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। लोगों को मैनेज करना, किन लोगों को मैनेज करना? हमने कहा जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जैसे एज अ टीचर्स हम आपके कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो हमें मैनेज करना आपके कॉलेज वालों के लिए, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमें मैनेज करें। तो हमने कहा ये क्या, वो क्या करेंगे, ह्यूमन को मैनेज कर रहे हैं, हमें एम्प्लॉयज को मैनेज कर रहे हैं। कंपनी इसके डिफरेंट वर्ड्स यूज करती हैं, कुछ कंपनीज हमें ह्यूमन कहते हैं, कुछ ह्यूमन कैपिटल कह देते हैं, कुछ एम्प्लॉयज का वर्ड यूज कर रहे हैं जी, अपने एम्प्लॉयज को मैनेज कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है कि जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं उनके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, ह्यूमन का वर्ड यूज करते हैं, एम्प्लॉयज का वर्ड यूज करते हैं, कैपिटल का वर्ड यूज करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड कर रहा होता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेसिकली किससे रिलेटेड है? लोगों से रिलेटेड है। किन लोगों से रिलेटेड है? जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। सिंपली हम कह रहे हैं कि लोगों को मैनेज करना, जो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट होता है। या हम अभी 5 फंक्शंस पढ़े थे मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। ये जो स्टाफिंग का फंक्शन था ना, यानी लोगों को हायर करना, लोगों को मैनेज करना, कौन सा शख्स क्या काम परफॉर्म करेगा, बेसिकली यही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या शख्स ने क्या काम परफॉर्म करना है, किस किस्म के लोग आपको रिक्वायर्ड है, वो उन सबको मैनेज करना क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। उन लोगों को मैनेज कर रहे हो बेसिकली। यहाँ तक किसी को कोई मसला? क्लियर है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय या लोग काम कर रहे हैं उनको आप मैनेज कर रहे हो, उनको डील कर रहे हो। उनको किस वजह से डील करना है, कैसे डील करना है? सबसे पहले सपोज आप लोग किसी कंपनी में किसी भी जॉब के बारे में सुनते हो तो क्या करते हो? सपोज आप लोगों को पता ले, आपने किया हुआ है जी, बीएस वालों ने किया हुआ है, आपको पता चला जी एक जॉब आई है, कंपनी में आई है या सपोज आपके कॉलेज में आई है, तो आप क्या करोगे? नेक्स्ट काम क्या होगा? आप उसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो क्या करोगे आप लोग? कोई भी कुछ नहीं करेगा जॉब से रिलेटेड, उसे जॉब नहीं चाहिए। मैम वो मैनेजर के पास जाएगा जो सबके लिए अरेंज कर रहा होगा। आप क्या करोगे? सिंपली पहले सीवी बनाओगे कि नहीं बनाओगे? अपनी सीवी बनाओगे ना, और सीवी को जाकर ड्रॉप कर दोगे कॉलेज में। अगर सपोज आपके कॉलेज में ही जॉब आई है, लेक्चर आ गई, तो आप कॉलेज में क्या करोगे? सीवी ड्रॉप कर दोगे। क्या सिर्फ आपने सीवी ड्रॉप की होगी? ऑब्वियसली नहीं, हमने कहा और भी बहुत से लोग होंगे जिन्होंने सीवी ड्रॉप की होगी, वो भी वहां पे कंपनी में काम करना चाह रहे होंगे। हमने कहा जब वो लोग वहां पे जाके सीवी ड्रॉप करेंगे तो आपके जो कॉलेज वाले हैं क्या वो सब लोगों को हायर कर लेंगे? ऑब्वियसली नहीं। हमने तो इतने लोगों ने सीवी ड्रॉप की है, वो क्या देखेंगे कि हमारी जो जॉब है, सपोज लेक्चर की जो जॉब है, उसके साथ बेस्ट, उसके लिए बेस्ट कौन है, बेस्ट फाइंड आउट करने के लिए वो क्या करेंगे? आप लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट कर लेंगे, ठीक है, या आप लोगों को हो सकता है कोई टेस्ट वगैरह ले लेंगे और उसके थ्रू फाइंड आउट करेंगे कि उनकी जॉब के लिए बेस्ट कौन है और उस शख्स को निकाल के हायर कर लेंगे। अब ये जो पूरा प्रोसेस है आप लोगों की सीवी ड्रॉप करने का, जॉब लेने, जब आपने जॉब ऐड देखा, जॉब का न्यूज़पेपर में देखा हो सकता है वेबसाइट पे देखा हो कहीं, या फेसबुक पे भी आजकल हमने कहा ऐड आ जाते हैं, वहां से देखा हो, तो ये पूरा प्रोसेस आप लोगों का जॉब देखने से लेकर आप वो कंपनी में हायर करने का सारा प्रोसेस, ये कौन डील कर होता है? हमने कहा ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट होता है, सेपरेटली जो डील कर रहे होते हैं इनके साथ, ठीक है। ये ऑर्गेनाइज लोगों को कंपनी में लेके आते हैं, ये देखते हैं कि जो लोगों के पास स्किल्स हैं, जो उनके पास नॉलेज है, क्या कंपनी के साथ या उनके जो उन्हें रिक्वायर्ड है उनके साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा।
तो उसके अकॉर्डिंग वो लोगों को हायर कर रहे होते हैं। बेसिकली वो लोगों को डील कर रहे होते हैं। लोगों को डील करने का क्या मतलब है, वो लोगों को कंपनी में लेके आ रहे होते हैं, लोगों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं वो कंपनी में अप्लाई करें। आप जब भी कोई ऐड देखते हो जॉब के लिए, हर जॉब के लिए आप अप्लाई नहीं कर देते। नॉर्मली उन कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हो जो आपके लिए लगती है बड़ी अच्छी है, हमें यहाँ पे अच्छी मिलेगी, सैलरीज अच्छी मिलेंगी, यहाँ पे दूसरे बेनिफिट बड़े अच्छे हैं, पिक एंड ड्रॉप सर्विस देते हैं, तो नॉर्मली आप उन ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हो। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी होती है, वो कितने लोग वहाँ पे अप्लाई करते हैं, किनको वो सेलेक्ट कर सकती है और कितने लोगों को अपने पास रिटेन कर सकती है। सिर्फ लोगों को सेलेक्ट करके जॉब दे देना काफी नहीं होता, लेकिन उन्हें अपने पास रिटेन करके भी रखना है कि वो हमारे पास से जॉब छोड़ के ना चले जाएं, यहीं पे काम करते रहे, वो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी होता है। तो ये सारे मैटर जो डील कर रहा होता है, बेसिकली इसके सेपरेट डिपार्टमेंट बनाते हैं, सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट कहते हैं, जो इन सब चीजों से डील कर रहा होता है। अच्छा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी नहीं है कि सेपरेट से डिपार्टमेंट हो, जैसे आपके कॉलेज में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के नाम से कोई डिपार्टमेंट नहीं है, आपकी मैनेजमेंट ही ये फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। मैम इधर वही टीचर्स के मतलब सपोज ऐड आता है तो हम अपनी सीवी जाके उन्हें ही ड्रॉप करते हैं, वही हमारा इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं और हमें हायर कर रही होती है। तो एचआरएम की जो फंक्शन है बेसिकली मैनेजमेंट ही परफॉर्म कर रही होती है, यानी आप हर मैम जगह हमारी डील ही कर रहे है होते हो। क्लियर हो गया? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्लियर है कि बेसिकली क्या है? किसी को कोई मसला? अगला क्वेश्चन आता है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, हम क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे आगे किसी ने पूछा कि हम क्यों ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, हमारे लिए क्यों जरूरी है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, आपको लोगों के साथ डील करना ही पड़ेगा, और किसी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड कर रही होती है लोगों पे। अभी हमने ऑर्गेनाइजेशन के कंपोनेंट्स पढ़े थे, 4 बेसिक कंपोनेंट्स है, टास्क, पीपल, स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी। पीपल वहां का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन था, हमने कहा लोग जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, लोग नहीं होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। जब भी आप किसी भी कंपनी को ये बताए ना कि कंपनी कितनी सक्सेसफुल है, डिपेंड कर रहा होता है ये बेसिकली डिफरेंट फंक्शंस पे, कि जब आप रेट करते हैं ना कंपनी को, कोई कंपनी किसी इंडस्ट्री में कितनी सक्सेसफुल है तो डिपेंड ये देखते हैं नॉर्मली कि इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, मतलब ये अपने जो इसने कर्जा लिया हुआ वो पे करने के काबिल है कि नहीं है, ये चीजें कैसे बनाती हैं, इन चीजों की क्वालिटी कैसी है, और ये भी डिपेंड करता है इस चीज पे कि ये अपने लोगों को कैसे मैनेज करते हैं, यानी अपने एम्प्लॉयज को कैसे मैनेज करते हैं। हमने कहा एम्प्लॉयज इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। अगर एम्प्लॉयज जो हैं वो आपके सही काम नहीं करेंगे तो हमने कहा ऑर्गेनाइजेशन जो होगी वो भी अपने गोल अचीव नहीं कर सकती। तो हमने कहा इसीलिए एचआरएम इंपॉर्टेंट होती है कि आप अपने एम्प्लॉयज को बेस्ट एम्प्लॉय रखो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि वो आपको हेल्प आउट करें आपके गोल को अचीव करने के लिए। अगर आप ऐसे एम्प्लॉयज रखोगे जिनके पास कोई नॉलेज ही नहीं है, कोई स्किल ही नहीं है, सपोज आपके कॉलेज वाले ऐसा टीचर हायर कर ले जो बेसिकली वो सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं सकता, सपोज अगर उन्हें इकोनॉमिक्स के लिए टीचर रिक्वायर्ड है या फिजिक्स के लिए टीचर रिक्वायर्ड है, अगर कोई ऐसा टीचर हायर कर लेते हैं जिसे फिजिक्स पढ़ानी ही नहीं आती, तो अल्टीमेटली क्या होगा, स्टूडेंट कॉलेज छोड़ देंगे, यहाँ पे टीचर्स को कुछ पढ़ाना ही नहीं आता, उन्हें नॉलेज ही नहीं है। तो हमने कहा कि इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी होता है कि वो ऐसे एम्प्लॉयज रखे जिनके पास स्किल्स भी हो। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई मसला कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है और हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन की वर्ड में रहते हैं, हम आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो सकते हो, जैसे कॉलेज एक ऑर्गेनाइजेशन, आप एज अ क्लाइंट या कस्टमर यहाँ पे काम कर रहे हैं, एज अ स्टूडेंट से एंगेज हो, हम एज ए एम्प्लॉयज एंगेज हैं। तो आप कहीं भी जाओ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में उससे कनेक्टेड होते हो, मेंबर के तौर पे कनेक्ट हो सकते हो, एम्प्लॉयज के तौर पे, कस्टमर या क्लाइंट के तौर पे वहां उससे कनेक्ट हो सकते हो। इसीलिए एचआरएम इंपॉर्टेंट होती है, इसको पढ़ना जरूरी होता है ताकि आप अपने लोगों के साथ, एम्प्लॉयज के साथ बेटर वे में डील कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई मसला? नो मैम। अच्छा जी, अब डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि एचआरएम क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके लिए डिफरेंट फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर ये है कि अकोमोडेशन टू वर्कर्स नीड। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये जरूरी होता है कि वो अपने वर्कर्स को ना फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें। फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट का क्या मतलब होता है कि उनका जो वर्क स्केड्यूल है ना वो ऐसा होना चाहिए कि वो इजीली काम कर सके। ये नहीं है कि आप उन्हें सुबह 6 से बुलाओ, शाम 6 बजे तक छुट्टी दो। हमने तो ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के साथ नहीं करते जी, इतनी देर हमें काम करना पड़ेगा और फिर आप उन्हें लीव भी कोई ना दो जी, हम आपको कोई लीव नहीं देंगे, आपको पूरा साल काम करना पड़ेगा।
अगर आपको कोई इमरजेंसी हो जाती है तो हम फिर भी कोशिश करेंगे आपको हाफ डे लीव दे। तो हमने कहा एम्प्लॉय कहते हैं कि हमने यहाँ पे काम ही नहीं करना, इतना काम कराते हैं और अगर मेरे को इमरजेंसी हो जाए तो ये छुट्टी नहीं देंगे। तो क्या करते हैं बेसिकली एम्प्लॉय ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पसंद करते हैं जहाँ पे उनका जो वर्कर है ना वो बेसिकली वो कहते हैं कि हम इजीली वो उस टाइम पीरियड में या उस टाइम में काम कर सके। अगर हमें कोई इमरजेंसी हो सकती है तो ये लीव भी प्रोवाइड करें। अब बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को पेड लीव भी दी जाती है, यानी वो 15 डेज की नॉर्मल वेकेशनल पेड लीव होती है कि जी पूरे साल में 15 दिन आपको छुट्टियां, आप वेकेशन पे जाओ एंजॉय करो और इन 15 दिन में जब आप नहीं आ जाओ हम आपको सैलरी भी प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो एम्प्लॉयज ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पसंद करते हैं। एक ये रीजन होती है कि आप प्रॉपरली एम्प्लॉय से डील करो। फिर दूसरी बात ये होती है कि हमने कहा मैनेजर्स की जॉब बड़ी कम्प्लेक्स हो गई है। पहले जो मैनेजर्स का काम बेसिकली ये होता था, क्यों कम्प्लेक्स है कि रीजन ये हो गई है कि हमने का कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, चेंजेस बहुत तेजी से आ रहे हैं गवर्नमेंट में। जब चेंजेस तेजी से आ रहे हैं तो हमने कहा हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये कोशिश करती है कि उसके पास जो एम्प्लॉय है वो ना सबसे बेस्ट हो। आप किसी भी दूसरी जो आपकी राइवल फर्म होती है, कंपेटिटर्स होते हैं, उसको उसके साथ किस बेसिस पे compete करते हो? हमने कहा इस बेसिस पे compete कर रहे होते हो कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो सबसे अच्छे हो, आपके प्रोडक्ट सबसे बेस्ट हो, तभी आप उनके साथ डील कर पाओगे, उनके साथ उनसे आगे निकल सकते हो बेसिकली अपने कंपेटिटर से। तो इन सब चीजों से डील करने के लिए भी मैनेजर को ये जरूरी होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज को बेटर वे में डील करे। फिर नेक्स्ट हमारे पास आती है लेजिस्लेशन वगैरह। हमने कहा आजकल बहुत ज्यादा रूल्स बन गए हैं कि आप अपने एम्प्लॉयज को फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स दो, ठीक है, उनके लिए अरेंजमेंट करो उनके लिए। अब ये लॉज की भी रिक्वायरमेंट होती है कि आप उनको फेयरली डील करो अपने एम्प्लॉयज के साथ। अगर आप उन्हें फेयरली डील नहीं करोगे तो वो आपके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हैं। तो हमने कहा इन सब चीजों से बचने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, एचआर डिपार्टमेंट प्रॉपर्ली बनाती है ताकि वो इन सब चीजों से डील कर सके। फिर आता है कंसिस्टेंसी। आपने सपोज आपने 2 वर्कर हायर किए, एक मिस्टर ए थे एक मिस्टर बी थे, आपने उन्हें जॉब पे रखा, उनकी जॉब सेम है, उनका प्रोसेस सेम है, अब आपने उनको पे करना है। अगर आप दोनों की हमने का उनका टाइम का जो टाइम स्पेन है वो दोनों 6 घंटे काम करते हैं, दोनों की पोस्ट भी सेम है, रैंक भी सेम है, जो काम परफॉर्म कर रहे हैं वो भी सेम है, तो अब इसके अकॉर्डिंग दोनों की पे भी सेम होनी चाहिए। अगर आप एक को 10,000 पे कर रहे हो, दूसरे को 12,000 पे कर रहे हो, तो हमने कहा जो जिसको 10,000 पे करे वो कहेगा जी मेरे साथ ये फेयरली डील नहीं कर सकता, सारी कंपनी हो सकता है आपके अगेंस्ट केस फाइल कर दे। हमने कहा कि और या हो सकता है कि एटलीस्ट आपकी कंपनी छोड़ के चला जाए, कंपनी तो अच्छा डील नहीं करती अपने एम्प्लॉयज के साथ। तो इसके लिए भी एचआर डिपार्टमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने एम्प्लॉयज के लिए पॉलिसी ऐसी बनाए कि जो कंसिस्टेंट हो। अगर किसी को प्रमोट करना है, डिमोट करना है, तो हमने कहा उसके अकॉर्डिंगली पॉलिसीज होनी चाहिए। फिर एक्सपर्टीज बहुत जरूरी होती है। कुछ हमने कहा मैटर्स भी होते हैं, जैसे एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना, उनको हायर करना, उनको पे करना। तो हमने कहा इसके लिए आजकल बहुत ज्यादा मॉडल्स नहीं बन गए हैं, उनके अकॉर्डिंग उनको डील करने के लिए भी हमने कहा ऐसे लोग रिक्वायर्ड हो जो एचआरएम के बारे में जानते हो, लोगों को डील कैसे करना उनके बारे में जानते हो, उनके पास बेसिक स्किल्स होनी चाहिए। फिर हमने कहा लोगों को हायर करना बेसिकली ये इजी टास्क नहीं है, इस पे पैसे लगते हैं। आप अगर गलत एम्प्लॉय हायर कर लो जिसको काम आता ही नहीं है, तो हमने कहा अल्टीमेटली वो कंपनी के नुकसान का बायस बनेगा, वो गलतियां ही करेगा। जैसे अभी मैंने बताया कि आप ऐसा टीचर हायर कर लो जिसको फिजिक्स ही नहीं आती, तो हमने कहा ऑब्वियसली स्टूडेंट छोड़ के ही जाएंगे। वो कंपनी को क्या है, एक तरह की कोस्ट पड़ी है जी, खर्चा पड़ा है कि लोग तो आ नहीं रहे, स्टूडेंट्स आ ही नहीं बल्कि छोड़ के ही जा रहे हैं। अब बात करते हैं एचआर डिपार्टमेंट। हमने कहा एचआर डिपार्टमेंट क्या, हमने कहा जो एचआर के फंक्शंस को डील कर रहा है, बेसिकली जो लोगों को डील कर रहा है वो क्या है, हमने कहा उसके लिए